हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक और चैप्टर को, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बेस्ड। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे इससे पहले जो हम एक चैप्टर और डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो पावर पॉइंट पे बेस्ड चैप्टर 2 है। तो यहाँ पे जो भी बची हुई चीज़ें हैं पावर पॉइंट की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम एक न्यू स्लाइड को जो है प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंटेशन में आप जितनी चाहे उतनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन में जितनी चाहे उतनी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और इस काम को किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए, मतलब कि न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, होम टैब पे जाना होगा। और होम टैब पे जो है आपको मिलेगा स्लाइड ग्रुप, और स्लाइड ग्रुप में जो है आपको न्यू स्लाइड का बटन मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इस तरीके से स्लाइड ग्रुप जो है होम टैब पे आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन के यहाँ पे जो एरो दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी। और यहाँ से जो हम स्लाइड का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइप की भी आपको स्लाइड इंसर्ट करानी है, वो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लाइड आ रही है। अगर जो मुझे यहाँ पे एक स्लाइड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे होम टैब पे जाऊँगा और होम टैब पे देखिए स्लाइड ग्रुप आ रहा है और इसमें रहा यहाँ पे न्यू स्लाइड बटन। तो इस एरो पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से जो है मेरे सामने स्लाइड्स आ जाएंगी। अब जिस तरीके की मुझे स्लाइड सेलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ से लेआउट पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जो यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड इंसर्ट हो गई है। अब जो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप कर सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। अब बात करते हैं कि अगर हमें स्लाइड के लेआउट को चेंज करना हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टैग्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। मतलब कि स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टैग्स हैं, उनको किस तरीके से अरेंज करना है, इस चीज को बोला जाता है लेआउट। तो कई बार प्रेजेंटेशन में वर्क करते टाइम हमें जो है किसी पर्टिकुलर स्लाइड के जो है लेआउट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इस काम को करने के लिए जो आपको सिंपली उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसके लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद में आप जाएंगे होम टैब पे और होम टैब पे आपको मिलेगा स्लाइड ग्रुप। तो इस ग्रुप से जो है आपको लेआउट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो एरो आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी और यहाँ से जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है मैंने पावर पॉइंट में एक टेम्पलेट को ओपन कर रखा है। अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे जो सेकंड वाली प्रेजेंटेशन है, इसके लेआउट को मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लेआउट को मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पे जाऊंगा और होम टैब पे देखिए रहा लेआउट वाला बटन, इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद में जो है मैं यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेआउट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटेंट विद कैप्शन वाले लेआउट को, क्लिक करता हूँ इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लेआउट जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो आप अपने स्लाइड के लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम स्लाइड शॉर्टर व्यू को यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शॉर्टर व्यू में देख सकते हैं। और स्लाइड शॉर्टर व्यू में होता क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू कंटेन्स थंबनेल व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। मतलब कि प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, उनके थंबनेल व्यू को जो है स्लाइड शॉर्टर व्यू दिखाता है, या फिर आप कह सकते हैं मिनिएचर फॉर्म में जो है स्लाइड को डिस्प्ले करता है। तो इस स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज आप जो है ग्रुप में स्लाइड पे वर्क करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी सिंगल स्लाइड में भी वर्क करने के लिए कर सकते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में जो है आपकी जो स्लाइड्स होती हैं, वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती हैं। और इस व्यू की हेल्प से आप जो है मूव कर सकते हैं स्लाइड्स को। मतलब कि अगर आप चाहें तो ग्रुप ऑफ स्लाइड्स को जो है सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दो स्लाइड जो है यहाँ पे, अगर आपको सेलेक्ट करके मूव करनी है तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कॉपी और डिलीट भी कर सकते हैं स्लाइड्स को। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू को यूज करने के लिए जो आपको व्यू बटन पे जाना होगा और व्यू बटन में जो आपको मिल जाएगा देखने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको मैं जो है आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है। तो मान लीजिए इस प्रेजेंटेशन को जो मुझे स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू पे जाऊँगा और व्यू में देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है स्लाइड शॉर्टर, इस बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए जितनी भी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे मिनिएचर फॉर्म में देखने को मिल रही हैं। मतलब कि अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स पे वर्क कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड दोनों को जो है मुझे रीअरेंज करना है या फिर कहीं पे मूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ में। दोनों स्लाइड्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों स्लाइड्स को जो है मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग में ले जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आ गई हैं और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इनको सेलेक्ट करके लास्ट में भी ले जा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको मूव कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा है और मैं यहाँ पे डिलीट की को प्रेस कर दे रहा हूँ कीबोर्ड से, तो आप लोग देख सकते हैं स्लाइड जो है यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो इस तरीके के ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किसी भी स्लाइड के आपको जाना होगा डिजाइन टैब पे, और डिजाइन टैब पे जो आपको बैकग्राउंड के नाम से ग्रुप मिल जाएगा या फिर जो आपको कस्टमाइज के नाम से ग्रुप मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड के नाम से भी हो सकता है ग्रुप या फिर कस्टमाइज के नाम से भी हो सकता है। इसके बाद में आपको इस ग्रुप में से फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर फॉर्मेट बैकग्राउंड के नाम से बटन नहीं है तो हो सकता है बैकग्राउंड स्टाइल के नाम से बटन दे रखा हो। तो इन दोनों में से कोई सही बटन हो सकता है, वो आपको चेक कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी और इस विंडो में जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको पिक्चर लगानी है तो पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड कलर लगाना है तो सॉलिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो आप अप्लाई कर देंगे। अगर आपको सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए पावर पॉइंट में आ गया हूँ। तो मान लीजिए मुझे जो है इस स्लाइड की जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करने के लिए डिजाइन टैब पे जाऊंगा और डिजाइन टैब में देखिए यहाँ पे मुझे कस्टमाइज ग्रुप देखने को मिल रहा है और इस कस्टमाइज ग्रुप में दे रखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो इस वाले बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। अब जो मैं यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला कलर, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और अभी देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई हुआ है, सेकंड वाली स्लाइड पे अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल पे, तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं नीचे वाली स्लाइड पे भी सेम कलर अप्लाई हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो पिक्चर या फिर टेक्सचर को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर टेक्सचर वाला ऑप्शन लिया है और टेक्सचर के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। जिस टाइप का भी आप चाहें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेडर फुटर ऑप्शन की। देखिए हेडर फुटर जो ऑप्शन होता है वो आपको पावर पॉइंट में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्लाइड्स में। और हेडर फुटर होते क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने वर्ड में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। बेसिकली क्या है, एक तरीके के लिटिल आइडेंटिफायर्स हैं जो कि आपको स्लाइड के टॉप पे या फिर बॉटम पे देखने को मिलते हैं। जितनी भी स्लाइड्स होंगी प्रेजेंटेशन की उन सबके टॉप पे या फिर बॉटम पे आपको देखने को मिलेंगे। हेडर जो है वो टॉप पे मिलता है देखने को और फुटर जो है वो बॉटम पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन को हर स्लाइड पे डिस्प्ले कराना तो उसके लिए आप हेडर फुटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो है आपको सिंपली इंसर्ट टैब पे जाना है और इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको टेक्स्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंदर दे रखा होता है हेडर एंड फुटर ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा और इस ग्रुप में जो आपको कुछ इस तरीके से हेडर फुटर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी। अब जो यहाँ से आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें डिस्प्ले करानी है। जैसे कि अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ पे चेक कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको स्लाइड का नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन अगर आपको फुटर पे चाहिए तो यहाँ पे टिक करके इन्फॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन सभी स्लाइड पे अप्लाई हो तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हेडर फुटर जो है वो आपके स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट में आ गया हूँ और यहाँ पे आप लोग देखिए 3 स्लाइड्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेडर फुटर को अप्लाई करना, तो मैं किस तरीके से करूँगा। इसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में यहाँ पे मिल रहा है टेक्स्ट ग्रुप। तो इस टेक्स्ट ग्रुप से जो है मैं सेलेक्ट करूँगा हेडर फुटर वाले ऑप्शन को। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे मुझे जो है डेट एंड टाइम चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इस पर। इसी तरीके से जो है मुझे यहाँ पे स्लाइड नंबर चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं स्लाइड नंबर पे। और मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे फुटर भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम लिख के आ गया है नीचे फुटर में, और यहाँ पे देखिए डेट आ गई है, और साथ साथ यहाँ पे देखिए स्लाइड नंबर आ गया है। ये जो है थर्ड स्लाइड है तो इस पर 3 आ रहा है। अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हर स्लाइड पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए स्लाइड नंबर 1 हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो आप हेडर फुटर को अप्लाई कर सकते हैं पावर पॉइंट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें पावर पॉइंट में इमेजेस को इंसर्ट करना हो, मतलब कि जो पिक्चर्स होती हैं उनको अगर हमें इंसर्ट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट में जो आप उन पिक्चर्स को इंसर्ट करा सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में सेव है। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई इमेज सेव है तो उसको जो आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करा सकते हैं। और किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए जो आपको जाना होगा इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे जो आपको मिल जाएगा इमेज ग्रुप, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इस इमेज ग्रुप में से जो आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से पिक्चर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से एरो आ रहा होगा, आपको जो है इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए पहला है दिस डिवाइस। तो दिस डिवाइस का मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर में इमेजेस सेव है, अगर आपको उन इमेजेस को अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कराना है तो उस केस में जो आप दिस डिवाइस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको जो है इमेजेस इंटरनेट से लेनी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से इंसर्ट करने की, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जहां पे भी आपके कंप्यूटर में इमेजेस सेव है वहां से जो आप इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, तो वो इमेज जो होगी वो आपके प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इमेजेस को दूसरे तरीके से भी इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब कि पावर पॉइंट में जो है आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आप चाहें तो पिक्चर्स को क्लिप आर्ट या फिर इंटरनेट से भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जो आपको इंसर्ट टैब पे ही जाना होगा, और इंसर्ट टैब के इमेज ग्रुप में से आपको ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पे जो आप टाइप करके इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, अगर आप चाहें तो इन कैटेगरीज पे क्लिक करके भी इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं, और साथ साथ आप यहाँ पे टाइप करके भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पावर पॉइंट का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो वहां पे जो है आपको क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लिप आर्ट में जो है रेडीमेड पहले से बनी बनाई पिक्चर्स होती हैं जिनको कि आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे कि आप इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए इन दोनों तरीके को जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैं पावर पॉइंट में आ गया हूँ। अब मान लीजिए जो है मुझे यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करना है, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में देखिए यहाँ पर आ रहा है पिक्चर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पावर पॉइंट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपके में जो है हो सकता है 2 हो, मेरे में 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं दिस डिवाइस वाले ऑप्शन की, जहाँ पे कि हमें अपने कंप्यूटर से इमेजेस को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जहाँ पे भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे इमेजेस के नाम से फोल्डर है जहाँ पे कि इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से जो है मैं किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने ट्री की इमेज रखी हुई है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज है वो इंसर्ट हो गई है, और साथ साथ देखिए यहाँ पे इमेज को मैं इस तरीके से रिसाइज भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो आप अपने कंप्यूटर से इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। यहाँ पे देखिए जाते हैं इंसर्ट में, फिर पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं, और इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन को। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चलना चाहिए, तभी जो आप ऑनलाइन पिक्चर्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ रही हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स की पिक्चर आ गई। इसके अलावा मान लीजिए मुझे कोई और पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कंप्यूटर की इमेज चाहिए, मैं लिख दूंगा कंप्यूटर और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो है देखिए इमेजेस आ जाएंगी। अब यहाँ से जो इमेज मैं चाहूँ वो सिलेक्ट करके इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी इमेज डाउनलोड होगी और उसके बाद में इंसर्ट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं इमेज जो है इंसर्ट हो गई है। इसका साइज मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कंप्यूटर की इमेज आ चुकी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आ रहा था स्टॉक इमेजेस, ये स्टॉक इमेजेस जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की होती हैं। इसमें जो आपको फ्री में इमेजेस मिलती हैं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है खुद की लाइब्रेरी बना रखी है जहाँ से कि आप इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे फ्री होती हैं, कुछ जो यहाँ पे पेड होती हैं जिसके लिए जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब हम इमेजेस को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो इमेज आती हैं वो हो सकता है कॉपीराइटेड इमेजेस हों। मतलब कि यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ एक बार, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्च करता हूँ किसी भी इमेज को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर
और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि वही इमेजेस शो होंगी जो कि फ्री हैं, जिनको कि हम फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूं तो जो बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो इमेजेस आएंगी ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इमेजेस फ्री हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी इमेज हो जो कि कॉपीराइटेड हो, और आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके उस इमेज को अपनी प्रेजेंटेशन में लगाते हैं तो हो सकता है आपको कॉपीराइट का इशू देखने को मिल जाए। कहीं पे मतलब शेयर करते हैं उस इमेज को तो कॉपीराइट का इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो इमेजेस आएंगी वो आपकी कॉपीराइट फ्री होती हैं, जिनको कोई भी यूज कर सकता है। तो इसीलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक स्टॉक इमेजेस का भी ऑप्शन दे रखा है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट की खुद की इमेजेस होती हैं, जहां से कि आप जो है उनको फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो और भी ज्यादा वैरायटी की इमेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम क्लिप आर्ट। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ जिसमें कि क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं है। जो भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के उनमें जो है क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप पावर पॉइंट में इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इमेज को एज अ वाटर मार्क सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रेजेंटेशन में ये वाटर मार्क लगा हुआ आ रहा है, मतलब कि मेरे चैनल का जो लोगो है उसको मैंने एज अ वाटर मार्क यहाँ पे सेट कर रखा है। तो इस तरीके का जो वाटर मार्क है वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर मार्क की हम डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर मार्क बेसिकली है कि प्रेजेंटेशन में ये जो है एक्सट्रीमली फेडेड इमेज होती है विच कैन बी यूज एज अ बैकग्राउंड फॉर अ स्लाइड, मतलब कि जिसको हम एज अ बैकग्राउंड जो है स्लाइड में यूज कर सकते हैं। तो इस वाटर मार्क से होता क्या है, जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो वाटर मार्क जो है वो प्रिवेंट करता है दूसरों को आपकी स्लाइड को कॉपी करने से। अगर आपकी कोई स्लाइड कॉपी करेगा, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है उसको कॉपी करके कोई कहीं पे डिस्प्ले कराएगा तो आपका वाटर मार्क आएगा, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है ओरिजिनली किसकी है। तो इसीलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन में वाटर मार्क को अप्लाई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा डिजाइन टैब पे, और डिजाइन टैब पे आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ग्रुप, जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। और वहां पे जो आपको बैकग्राउंड लॉन्चर बटन देखने को मिलेगा, उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की जो आपके सामने विंडो आ जाएगी, और इस विंडो में जो आपको यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंसर्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और जो भी इमेज आप चाहते हैं वाटरमार्क में सेट करना उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। और फिर ओपन करने के बाद में उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ से सेट कर देंगे कि कितनी फेडेड इमेज जो है आपको डिस्प्ले करानी है। तो चलिए ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वाटरमार्क को अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। हम जाएंगे डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में देखिए कस्टमाइज ग्रुप दे रखा है, और इस पे जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पिक्चर और टेक्सचर वाले ऑप्शन को। इसके बाद में इंसर्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहाँ से फ्रॉम अ फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से जो है आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आपको एज अ वाटरमार्क सेट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो फ्लावर है इसको मुझे जो है एज अ वाटरमार्क सेट करना है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इमेज है वो इंसर्ट हो गई है एज अ वाटरमार्क। अब यहाँ पे जो है मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकता हूँ कि कितनी जो है मुझे फेडेड इमेज रखनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी सेट यहाँ पे कर दी, तो इस तरीके से जो है मेरी ये एज अ वाटरमार्क इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे अप्लाई टू ऑल स्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो वाटरमार्क में इमेज लगाई है ये सभी स्लाइड्स पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक इमेज को एज अ वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेप्स को इंसर्ट कराने की। तो देखिए पावर पॉइंट में जो है आपको शेप को ड्रॉ करने का फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो है ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये शेप्स हैं इनको आप रिसाइज भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, या फिर इनको कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन की स्लाइड में शेप्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए शेप को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो इस इलस्ट्रेशन ग्रुप में जो है आपको शेप बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का शेप बटन मिलेगा। तो इस शेप बटन के इस एरो पर क्लिक करना है। तो जैसे इस एरो पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की जो शेप्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जिस शेप को भी आपको इंसर्ट कराना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में अपने स्लाइड में जो है उसको ड्रॉ कर देंगे। जो शेप होगी वो आपकी स्लाइड में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि शेप को ड्रॉ करने के बाद में अगर आप चाहें तो उस शेप को फिल भी कर सकते हैं। फिल करने की अगर हम बात करें तो शेप में आप
ग्रेडियंट को फिल कर सकते हैं, टेक्सचर को फिल कर सकते हैं, या फिर किसी पिक्चर को भी फिल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखिए, शेप को फिल करने के लिए आपको सेव फिल बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रहा ड्राइंग ग्रुप, और इसमें आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आ रहा है सेव फिल। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ से जो आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं, जो कलर भी आप शेप में फिल करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये शेप ड्रॉ करी है, अब इसमें आपको कलर को फिल करना है, तो यहाँ पे आप जो है किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद में शेप पे क्लिक कर देंगे, जो शेप होगी उसमें कलर फिल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे शेप जो होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, मतलब कि उसमें येलो कलर फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली शेप को ड्रॉ और उसको फिल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पावर पॉइंट में मैं आपको शेप को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो शेप को इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे हमें देखिए मिल रहा है इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इस इलस्ट्रेशन ग्रुप में देखिए शेप वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इस शेप वाले ऑप्शन के एरो पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ से जिस शेप को भी हमें इंसर्ट करना है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जो कलर है इस शेप में ऑटोमेटिक फिल हो गया है। लेकिन कई सारे केसेस में हो सकता है कि जब आप शेप को ड्रॉ करें तो उसमें जो है कलर फिल ना हो, मतलब कि जो शेप है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अब अगर इस तरीके से शेप आती है, या फिर अगर आपको शेप का कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव फॉर्मेट टैब आ जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेव फिल बटन। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है जिस कलर को भी आप फिल करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जिस पे भी कर्सर को लेके जा रहा हूँ वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेड कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं रेड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो कुछ इस तरीके से शेप को ड्रॉ करके उसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेप को रोटेट करने की। अगर आप चाहें तो शेप को रोटेट कर सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप रोटेट करा सकते हैं। देखिए आप पावर पॉइंट में सिर्फ शेप्स को ही रोटेट नहीं कर सकते, आपको पावर पॉइंट में फीचर मिल जाता है कि आप शेप के साथ में किसी और ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गए, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को भी जो आप रोटेट कर सकते हैं। बात करते हैं किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को भी आप रोटेट करना चाहते हैं, मतलब कि कोई शेप है, वार डाटा या फिर टेक्स्ट बॉक्स है या फिर कोई इमेज है, जिसको भी आपको रोटेट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी शेप दिखेगी। और उसके बाद में जो है माउस पॉइंटर को आपको टॉप पे लेके जाना है, और टॉप पे जो आपको कुछ इस तरीके का एरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके का एरो आ रहा है, इस पे आपको माउस को लेके जाना है, और उसके बाद में जो हम माउस से आपको ड्रैग कर देना है किसी भी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में भी आपको शेप को रोटेट करना है उस डायरेक्शन में आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है ये दो शेप्स आ रही हैं। अब इनको अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, जिस शेप को मुझे रोटेट करना है उस पर क्लिक करूँगा, और जैसे क्लिक करेंगे तो जो शेप है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसके बाद में आपको पॉइंटर को इस हैंडल पे लेके जाना है, और उसके बाद में पकड़ के इसको जो है ड्रैग कर देना है। देखिए जिस डायरेक्शन में मैं ड्रैग कर रहा हूँ जो शेप है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके अलावा जो है अगर आप चाहें तो इमेज को भी इसी तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद में देखिए मैं इसको भी इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इन पे क्लिक करेंगे, और इसको भी जो है मैं इसी तरीके से रोटेट भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्लाइड में रोटेट करा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक इमेज को जो है पावर पॉइंट में एडिट कर सकते हैं। देखिए पावर पॉइंट में जो आपको इमेज एडिटिंग का भी फीचर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप कलर की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो सैचुरेशन वगैरह होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कलर की जो टोन है, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिक्चर है उसको रिकलर भी कर सकते हैं, और साथ साथ आपको पावर पॉइंट में बहुत सारे कलर इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिनको कि आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम इमेज को एडिट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। देखिए इमेज को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस इमेज को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। और जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है, और जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे आपको जो है एक फॉर्मेट टैब देखने को मिलेगा, और इस फॉर्मेट टैब में जो है आपको एक एडजस्ट ग्रुप मिलेगा जिसमें कि करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से एडजस्ट ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए करेक्शन वाला ऑप्शन है, अगर आपको पिक्चर में करेक्शन करना है तो यहाँ पे एरो पर क्लिक करके आप पिक्चर में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कलर का ऑप्शन है जिससे कि आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, पहले मैं इनको सही कर दे रहा हूँ, अंडू कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमें एक इमेज को इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर वाले ऑप्शन से मैं जो अपने कंप्यूटर से एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस फ्लावर को इंसर्ट करा लेता हूँ।
यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंसर्ट हो गया। इसके साइज को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इस तरीके से साइज बड़ा हो गया। अब मान लीजिए जो हमें इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट वाला टैब आ गया है। अगर पिक्चर फॉर्मेट वाला टैब नहीं होगा तो आपको जो है ओनली फॉर्मेट के नाम से टैब देखने को मिलेगा। अब इस पिक्चर फॉर्मेट टैब पे देखिए यहाँ पे आ रहा है एडजस्ट ग्रुप, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं करेक्शन में। देखिए यहाँ पे जो है करेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो कुछ मेन्यू खुल जाएगी और यहाँ से जो है आप बहुत सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर की शार्पनेस को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने जो यहाँ पे शार्पनेस को बढ़ा दिया है तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो ज़्यादा शार्प देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे ब्राइटनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जितनी ब्राइटनेस रखना चाहें उतनी ब्राइटनेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे पिक्चर कलर का ऑप्शन आ रहा है, जिससे कि आप सैचुरेशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं पे टेम्परेचर का ऑप्शन है, जिससे कि आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पे सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर को रिकलर करना तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जिनसे कि आप जो है यहाँ पे पिक्चर को रिकलर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जिनको कि अगर आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट में एक इमेज को एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेप्स की ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की। देखिए पावर पॉइंट में जो आपको फीचर मिल जाता है कि अगर आप चाहें तो शेप्स को जो आपस में ग्रुप कर सकते हैं और फिर ग्रुप होने के बाद में शेप्स होंगी वो एज अ सिंगल शेप ट्रीट होंगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये शेप्स आपने इंसर्ट कर रखी हैं। अब अगर आप चाहें तो इन शेप्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं, फिर इन सारी शेप से जो है एक शेप क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो देखिए शेप्स को ग्रुप करने की अगर हम बात करें, शेप हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले आपको सभी शेप्स को जो है सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि एक एक करके सभी शेप्स को जो है सेलेक्ट कर लेना है। और इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद में जितनी भी शेप्स हैं उन पर क्लिक करते चले जाएंगे तो सारी शेप्स जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। देखिए जैसे इन शेप्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो आपकी शेप्स दिखने लगेंगी। इसके बाद में यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप वाला ऑप्शन आ जाएगा और इस ग्रुप वाले ऑप्शन में से ये जो ग्रुप का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे शेप्स जो होंगी वो सारी ग्रुप हो जाएंगी। इसके अलावा शेप्स को ग्रुप करने का एक और तरीका है, जिसमें कि आपको जो है होम टैब के ड्राइंग ग्रुप में जाना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा अरेंज बटन और इसमें मिल जाएगा फिर आपको ग्रुप वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से भी जो आप शेप्स को अरेंज कर सकते हैं। देखिए जो होम टैब होगा उस पर इस तरीके से आपको ड्राइंग ग्रुप देखने को मिलेगा और इस ड्राइंग ग्रुप में देखिए यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी जो आपकी शेप्स होंगी वो ग्रुप हो जाएंगी। इसके अलावा शेप्स को ग्रुप करने का एक और तरीका है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे शेप्स को सिलेक्ट करना होगा और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है एक फॉर्मेट टैब देखने को मिलेगा। तो इस शेप फॉर्मेट टैब पे आपको अरेंज ग्रुप देखने को मिलेगा और उसमें आपको मिल जाएगा ग्रुप का ऑप्शन, जिसपे कि आप क्लिक करके जो है शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं। देखिए जैसे आप शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो शेप फॉर्मेट टैब आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपको ग्रुप देखने को मिलेगा इस टैब पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप का ऑप्शन। इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेन्यू आएगी और इसमें जो है आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके भी आप जो है शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे मेथड्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे मैं जो है थर्ड वाली स्लाइड पे चले जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं कुछ शेप्स को इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं इंसर्ट में और इंसर्ट में से जो है शेप्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये वाली शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा एक और शेप को इंसर्ट करा लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज कि ये ले लेता हूँ इस तरीके से। इसके अलावा एक ये शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे एक एरो वाली शेप ले ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये चार शेप जो है मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराई हैं। अब देखिए जब मैं इनको ड्रैग कर रहा हूँ तो एक एक करके जो है ड्रैग हो रही हैं। अब मान लीजिए इन सबको मुझे ग्रुप करके सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले जो है मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करूँगा कीबोर्ड से और इसके बाद मैं सभी शेप पर क्लिक कर दूँगा तो सारी शेप जो हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पहले मेथड की, जिसमें कि हमें राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप को। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी शेप जो है वो ग्रुप हो जाएंगी। अब देखिए इनको मूव कर सकता हूं मैं एक साथ, मतलब कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो सबसे पहले जो है इन शेप्स को मैं अनग्रुप कर देता हूं। अनग्रुप करने के लिए देखिए दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे और यहाँ देखिए नीचे देखने को मिल रहा है अनग्रुप, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो शेप जो है वो अगेन हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। मतलब कि अगर आप शेप को मूव करेंगे तो सिंगल शेप मूव हो गई, ये अनग्रुप हो चुकी हैं। अब दूसरे तरीके से इन शेप्स को हम ग्रुप करेंगे तो अगेन सारी शेप्स को मैं यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ
और सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे देखिए यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप आ रहा है और इसमें देखिए ऑप्शन मिल रहा है अरेंज का, इस पर क्लिक करेंगे और अरेंज में देखिए यहाँ पे मिल रहा है ग्रुप का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए जो शेप्स हैं वो अगेन हमारी ग्रुप हो गई हैं, अब इनको हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, फिर से इनको अनग्रुप कर लेते हैं, अरेंज पे जाएंगे और यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे, अनग्रुप हो चुकी हैं। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं। देखिए जैसी शेप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव फॉर्मेट टैब आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अरेंज ग्रुप आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें देखिए ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर से जो हमारी शेप ग्रुप हो जाएंगी। तो इन 3 तरीके से आप स्लाइड में शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट की, कि अगर हम चाहें तो स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिशन बेसिकली होता क्या है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो पावर पॉइंट में आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनको कि अगर आप चाहें तो सिंगल स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो सारी स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम ट्रांजिशन इफेक्ट को अपने स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिस पे कि आपको ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस इफेक्ट को भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पहले डिज़ाइन अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अगर आप चाहें तो स्लाइड्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिज़ाइन टाइप मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिस टाइप का भी आपको स्टाइल समझ में आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल को अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करूँगा, तो ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए सिंपली स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे इस स्लाइड पे जो है ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे पहली स्लाइड पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद में हम क्लिक करेंगे ट्रांजिशन वाले टैब पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप का ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये प्रीव्यू शो कर देगा, मतलब कि ये जो इफेक्ट है वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई और इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे इफेक्ट है, जो भी चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के यहाँ पे इफेक्ट है जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं थर्ड वाली स्लाइड पे भी यहाँ ट्रांजिशंस में जाके क्रश वाले ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनको अप्लाई कर दिया। अब देखिए जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में चलाऊंगा तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो है मुझे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्लाइड शो को चला के भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने देखिए प्ले कर दिया तो देखिए पहले ये इफेक्ट आया, सेकंड वाली स्लाइड पे हमने ये इफेक्ट लगाया था तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, थर्ड वाली स्लाइड पे जो हमने कुछ इस तरीके से इफेक्ट लगाया था तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्लाइड्स पे। अब हम बात करेंगे एनिमेशंस की, कि अगर हम चाहें तो एनिमेशन इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनिमेशन होते क्या हैं। तो एनिमेशन जो है ट्रांजिशन के तरह ही होते हैं, लेकिन इनको जो हम एक स्लाइड के इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो हमारा ट्रांजिशन होता है वो पूरी स्लाइड पे अप्लाई होता है, लेकिन जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि शेप है, टेक्स्ट है, इन पे अगर आप चाहते हैं कोई इफेक्ट को अप्लाई करना तो वो आप कर सकते हैं एनिमेशन की हेल्प से। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है मूव करने की सभी डायरेक्शंस में, इसी को हम बोलते हैं एनिमेशन। और एनिमेशन जो है आपकी प्रेजेंटेशन को इंप्रेसिव बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कि एनिमेशन को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पे भी आपको एनिमेशन अप्लाई करना है। उसके बाद में जो है आपको एनिमेशन वाले टैब पे जाना है और एनिमेशन वाले टैब पे आपको देखने को मिलेगा ऐड एनिमेशन का बटन, जिसमें कि बहुत सारे एनिमेशन दे रखे होंगे जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एडवांस एनिमेशन में और भी ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट मिल जाते हैं जहां से कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो इमेज है इस पर मुझे एनिमेशन लगाना है, जो कंप्यूटर की इमेज है इस पर मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा एनिमेशन टैब पे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्लोटिंग वाले एनिमेशन को। देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है तो यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है मूव करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन होते हैं जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरी वाली शेप पे मैं बाउंस वाला एनिमेशन लगा दे रहा हूँ,
तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाउंस कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट है इन पे भी मैं एनिमेशन लगा दे रहा हूँ, और इन पे लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे एडवांस एनिमेशन वाला ग्रुप आ रहा है इस पे देखिए आ रहा है ऐड एनिमेशन वाला बटन, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है मुझे और भी ज्यादा एनिमेशन देखने को मिल रहा है। देखिए एंट्रेंस आ रहा है, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट अपेयर हो तो किस तरीके से हो। इसी तरीके से यहाँ पे एम्फेसिस कैटेगरी आ रही है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज पे आप एम्फेसिस करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से एनिमेशन पिक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जिट की कैटेगरी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब गायब हो तो उस पर किस तरीके का एनिमेशन आए वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मोशन पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से जो आप यहाँ पे पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टम पाथ को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पाथ मैंने ड्रॉ करा है इस पाथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एनिमेशन होगा। देखिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, और अब जो है मैं आपको यहाँ पे स्लाइड शो में सारे एनिमेशन चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे स्लाइड शो में जाता हूँ और करंट स्लाइड से जो है एनिमेशन को प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा ये एनिमेशन आया, उसके बाद में सेकंड एनिमेशन हमने ये लगाया था, और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो देखिए कस्टम पाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एनिमेशन आपको देखने को मिला है। और देखिए किसी भी एनिमेशन को अगर आपको हटाना है तो क्लिक करके आपको एनिमेशन वाले टैब पे जाना है, और यहाँ से जो है आपको ऊपर जाके नन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो एनिमेशन लगा होगा वो हट जाएगा। इसके अलावा देखिए जो ऐड एनिमेशन वाला बटन है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा कैटेगरी देखने को मिलती हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो मोर में जा सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मुझे एंट्रेंस के और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिन पे कि क्लिक करके आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसी के साथ जो है यहाँ पे एनिमेशन मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे एनिमेशन वहाँ पे देखने को मिलता जाएगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लिप वाले एनिमेशन को अप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके कर दिया। देखिए स्लाइड शो में जाते हैं और यहाँ पे मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ। ये पहला था, ये सेकंड है, और ये देखिए हमारा थर्ड आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड में हम किस तरीके से साउंड इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन में साउंड कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स टू ले एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्रेजेंटेशन। मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे फोकस कराने के लिए आप साउंड को एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हैं या फिर स्पेशल इफेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई साउंड फाइल है, कोई म्यूजिक फाइल है, तो उसको हम किस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो साउंड को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले जो आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे कि आप साउंड को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आपको मिल जाएगा मीडिया ग्रुप। तो इस मीडिया ग्रुप में जो आपको ऑडियो फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा या फिर ऑडियो ऑन माय पीसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है उसको आपको पिक कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए जो है आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है कुछ इस तरीके से मीडिया ग्रुप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए जो ऑडियो वाला एरो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से मेन्यू आएगी, तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है ऑडियो ऑन माय पीसी, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में ऑडियो रखी हुई है उसको आप जो है पिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप चाहें तो अपनी खुद की ऑडियो को भी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करा सकते हैं, मतलब कि किसी भी स्लाइड पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो अपनी साउंड को ऐड करने के लिए स्लाइड पे सबसे पहले जो है आपको अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना होगा। जैसे कि मैं जो है यहाँ पे अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से जो है आपको अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना होगा। और इस काम को करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक माइक्रोफोन का कनेक्ट होना जरूरी है, जिससे कि जो ऑडियो है वो आपकी रिकॉर्ड हो सके। तो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे कि आप अपनी ऑडियो को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद में जो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, फिर आपको मीडिया ग्रुप में जाना होगा, और मीडिया ग्रुप पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मीडिया ग्रुप आएगा आपके इंसर्ट टैब पे। तो यहाँ पे जो ऑडियो वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के जो है ऑप्शन आ जाएंगे, और इसमें से जो है आपको ये वाला ऑप्शन पे कर लेना है। तो चलिए ऑडियो को इंसर्ट करने के दोनों ही मेथड्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए मुझे जाना होगा इंसर्ट टैब में, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आ रहा है मीडिया ग्रुप। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ऑडियो का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है ऑडियो ऑन माय पीसी। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ऑडियो है तो आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा।
तो पहले जो है मैं आपको अपने कंप्यूटर से ऑडियो को इंसर्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद में जो है मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पहले ऑप्शन पे, ये मैंने क्लिक कर दिया तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब आपको अपने कंप्यूटर में से ऑडियो को पिक कर लेना है जहाँ पे भी ऑडियो रखी हुई है। तो मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे म्यूजिक 2 के नाम से एक फोल्डर है जिसमें कि मैंने कुछ म्यूजिक्स को यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो फ्लाइंग वाला है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाहर आ गई है। अब इस ऑडियो को मैं प्ले करके देख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। देखिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड करने की। तो इंसर्ट टैब पे फिर से जाएंगे और इसके बाद में अगेन मीडिया ग्रुप में जाएंगे, फिर यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हमें मिल रहा है रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आप अपने ऑडियो का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ माय ऑडियो, ये मैंने लिख दिया है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे रेड कलर का आइकन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, मतलब कि रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए बटन है। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। अब जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारा का सारा मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है। देखिए मैंने ओके कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ऑडियो इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको प्ले कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। क्लिक कर दिया है। अब जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारा का सारा मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि जो तो आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करी वो रिकॉर्ड होकर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपने स्लाइड में ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप चाहें तो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके किस तरीके से आप स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि है रिहर्स टाइमिंग। तो देखिए रिहर्स टाइमिंग जो फीचर होता है इसकी हेल्प से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो स्लाइड शो है वो कितनी देर में ख़त्म होगा। मतलब कि एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन आप देने वाले हैं उसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको प्रेजेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। एक तरीके से आप रिहर्सल इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन है वो पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए बात करते हैं इस फीचर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जो है स्लाइड शो टैब पे जाना होगा और वहां पे जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिहर्स टाइमिंग का, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है फुल स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगी, मतलब कि एक तरीके का स्लाइड शो चल जाएगा। और साथ ही आपको जो है टाइमर देखने को मिलेगा स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, मतलब कि टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। और उसके बाद में जो आप क्या कर सकते हैं अपने स्लाइड शो को रिहर्स कर सकते हैं, मतलब कि रिहर्सल वहां पे कर सकते हैं। तो चलिए इस फीचर को भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए रिहर्स टाइमिंग के फीचर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 स्लाइड हैं। अब इन 3 स्लाइड को जो है मान लीजिए मुझे प्रेजेंट करना है, मतलब कि ऑडियंस को बताना है, तो मैं फाइनल प्रेजेंटेशन देने से पहले इसकी रिहर्सल कर सकता हूँ कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो कितने टाइम में फिनिश होगी। तो रिहर्सल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है रिहर्स टाइमिंग, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक टाइमर आ गया है। और अब जो है अगर मैं चाहूँ तो अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रिहर्सल करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने प्रेजेंटेशन में 2 इमेजेस को लगा रखा है, एक इमेज कंप्यूटर की, दूसरी यहाँ पे स्माइली की शेप है, और यहाँ पे देखिए मैंने कंप्यूटर को भी लिख रखा है। तो ये मेरी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड पे देखिए लिखा हुआ है हार्डवेयर और यहाँ पे एक फ्लावर की इमेज है। थर्ड स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, कोई इमेज लगी हुई नहीं है। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने पूरी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर दिया है और जो टाइमर होगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जैसे ही आप लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे और आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको जो है टोटल कितना टाइम लगा है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको जो है टोटल 1 मिनट का टाइम लगा है अपने स्लाइड्स को फिनिश करने में। तो कुछ इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो टोटल आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिहर्स टाइमिंग का फीचर क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्लाइड्स को प्रिंट करने की। देखिए अगर आप चाहें तो स्लाइड्स को भी प्रिंट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है तो उसमें अगर आप चाहें तो उसमें से अगर आप चाहें तो एक स्लाइड को भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर जो है पूरी प्रेजेंटेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए जो आपको फाइल टैब में जाना होगा और फाइल टैब में आपको मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ पे जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपी चाहिए और उसके बाद में जो आप फाइनली
प्रिंट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे जो स्लाइड होगी उसका प्रिंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपको फाइल टैब में जाना होगा और फाइल टैब में जो है आपको इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ कॉपीज और उसके बाद में प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये स्लाइड्स हैं, इनका मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल टैब में जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मुझे मिल रहा है प्रिंट का ऑप्शन। इस प्रिंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा है यहाँ पे तो इस तरीके से जो है ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है मैं जितनी भी कॉपीज निकालनी है वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। साथ साथ यहाँ से जो है मैं प्रिंटर को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रिंट ऑल स्लाइड, मतलब कि जितनी भी स्लाइड्स हैं इस प्रेजेंटेशन में वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ करंट वाली स्लाइड निकालनी है जो यहाँ दिख रही है, सिर्फ इसी को निकालना है। तो यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर दूंगा और अगर जो है मुझे एक रेंज में स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो कस्टम रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर जो है आप यहाँ पे पेज नंबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 1 से लेकर अगर मैं 10 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 10 तक की स्लाइड का प्रिंट निकाल दो। तो कुछ इस तरीके से जो आप अपने स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसके साथ जो है आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।